जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग खान सर के जो मंथली मैगजीन्स है उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग मार्च मंथ के जो मंथली मैगजीन्स आई हुई है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज से शुरू हो रही है ना। इससे पहले हम लोग जनवरी, फरवरी और दिसंबर का भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज से हम लोग मार्च मंथ के जो है करंट अफेयर्स जो मंथली मैगजीन्स आई हुई है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज फर्स्ट सेशन रहेगा है ना मार्च मंथ का। तो चलिए हम लोग उसमें देखेंगे क्या क्या है। और आप सबको पता ही होगा कि किस तरह से प्लान्स हैं। जैसे कि हम लोग अभी शुरुआत में जो है बिहार स्पेशल दिया होता है, उसके बाद पॉलिटी दिया होता है, उसके बाद ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ एक एक करके दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बिहार स्पेशल को देखने वाले हैं कि बिहार में जो घटित हुई पिछले 2 मंथ में क्या क्या घटित हुई थी और क्या क्या अपडेट हुए थे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे वैसे आर्टिकल्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और ये सीरीज और ये सेशन जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो आप सभी इसको ध्यान से सुनिएगा। और इसमें आपको बिहार स्पेशल के साथ साथ आपको ऐसे में भी बहुत सारे सवाल देखने को मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें जो आप मेंस में, जीएस पेपर में या ऐसे में भी आप इंक्लूड कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से आप मार्क्स कलेक्ट कर सकते हो। तो आप ध्यानपूर्वक अगर सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगी इस सीरीज में, इस सेशन के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल को देखने वाले हैं। बिहार स्पेशल में हम लोग आज के सेशन का पहला आर्टिकल रहने वाली है बिहार में गरीबी। देखिए, बिहार में गरीबी के बारे में हम लोग ये पहला आर्टिकल को शुरू करने वाले हैं। देखिए, ऐसे में भी गरीबी से संबंधित लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब अगर बिहार स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार से जो है ना संबंधित ऐसे में सवाल बनाए जाएंगे। और इसका तो आप करंट से तो सवाल बनते ही बनते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या ऐसे क्या चीजें हैं, क्या अपडेट आई हुई है, किसके माध्यम से आई हुई है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो बिहार में गरीबी, इसके बारे में देखिए क्या कहा जाता है। इसके संदर्भ जो ये नीति आयोग है ना, नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। अभी रिसेंटली नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उस पर गरीबी के बारे में तो बताया गया है। उस रिपोर्ट में उसमें यह बताया गया कि अभी जो रिपोर्ट के अनुसार यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में जो गरीबी रेखा के जो है ना लोग, मतलब गरीबी बहुआयामी के लोग, इसमें लोगों की संख्या में कमी देखने को मिली है। कितना कमी देखने को मिली है और पिछले साल कितना था, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बहुत कुछ समझने वाले हैं इसके बारे में, है ना। तो ये अभी देखिए 9 वर्षों के दौरान जो है ये 24.82 करोड़ लोग जो है इसमें गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। तो ये भी आंकड़ा आप ध्यान रखेंगे। आपके कथन और कोड वाले क्वेश्चंस में जो नहीं ऐसे सवाल देखने को मिल सकती है, 24 की जगह कुछ और दे सकता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, है ना। पिछले एग्जाम्स में आप देखे होंगे ऐसे सवाल देखने को मिला था। हाँ ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो इसको आप आंकड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। तो देखिए, बहुराष्ट्रीय आयामी गरीबी रेखा से जो ये कुछ ऐसे प्रावधान है कि रूल्स है, इसके बारे में भी समझते हैं। जैसे आयाम, संकेतक और भारांश, यानी कि कहा जाता है तीन आयामों के अंतर्गत शासित 12 संकेतक, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये जो गरीबी रेखा के जो है हम लोग रिपोर्ट निकालते हैं, ये किसके माध्यम से निकालते हैं, क्या देखते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। स्वास्थ्य के बारे में, इसकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। उसके बाद हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं, जीवन स्तर किस तरह से, इन तमाम चीजों को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इन तमाम चीजों पर नजर रखते हैं। उसके बाद हम लोग गरीबी रेखा से जो इसका रिपोर्ट पर जारी करते हैं। जैसे उसका पोषण कैसे है, उसका बाल और किशोर मृत्यु दर कैसे है। मतलब इससे हम लोग गरीबी रेखा के आंकड़ा के बारे में हम लोग समझ सकते हैं, है ना। जो विद्यार्थियां मतलब इसमें शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो इससे भी हम लोग ये समझ सकते हैं कि हाँ, वहां कुछ लोग गरीबी रेखा से तो बाहर निकल रहे हैं। जो शिक्षित हैं वो जरूर है, कुछ ना कुछ करके वो जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो गरीबी रेखा से मतलब ऊपर जाने के कगार पे हैं, है ना। तो उसके बारे में। और स्वास्थ्य अगर सही तरीके से, अगर स्वास्थ्य सही हो रहा है, बिहार में हो या यूपी में हो, अगर देख रहे हैं कि अगर 100 केस आया है स्वास्थ्य में, उसमें से अगर 90 लोग अगर ठीक हो जा रहा है, इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये यहाँ की गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं। लोग जो है जा रहे हैं, है ना, हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और डॉक्टर भी अच्छे खासे हैं जिसमें कि जो इसका ट्रीटमेंट करवा देते हैं, है ना। इससे भी हम लोग गरीबी रेखा की जो ना स्तर को समझ सकते हैं, इसके बारे में भी जान सकते हैं। यही सब आयाम है ना। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के बारे में हम लोग इसके रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे।
उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, ये गरीबी रेखा के जो ये नीति आयोग के द्वारा गरीबी रिपोर्ट का जो ये क्यों लाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में भी समझते हैं। क्या कहा जाता है, सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार भारत का बहुआयामी गरीबी को घटाकर आधा करने का लक्ष्य 2030 तक पूरा होने का उम्मीद है। मतलब देखिए सतत विकास कितने हैं, टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना टोटल 17 है, 17 में जो है एक आपका गरीबी भी है ना। गरीबी जो है ना सतत विकास के लक्ष्यों में से एक गरीबी भी है, और उसी गरीबी को समाप्त करने के लिए इस रिपोर्ट को इसका उद्देश्य बनाया गया है ना, ताकि जो सतत विकास में 17 लक्ष्य हैं सभी के लक्ष्य को जो है मतलब ध्यान दें और गरीबी रेखा को हटाएं। तो इसके बारे में कहा जा रहा है, और ये भी लक्ष्य बनाया गया है कि 2030 तक भारत में जो है गरीबी रेखा को क्या करेंगे, आधा से भी कम कर देंगे 2030 तक। ये लक्ष्य आपको पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में, आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि गरीबी रेखा का जो है ना आधा करने का लक्ष्य कितना तक रखा गया है, 2030 तक रखा गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। उसी प्रकार अगला कहा जाता है, देखिए ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं पिछले, जैसे ये आपका जो पिछला वाला है ये 2013-14 का है, और उसके तो वर्तमान समय में ये छोटा वाला जो आपको दिख रहा है ये वर्तमान समय का 2022-23 का रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है। तो हम लोग बिहार को देखते हैं, यहाँ देखिए बिहार है ना। पिछले 2013-14 में जो है लगभग 50% से भी ज्यादा लोग गरीब थे, यानी 56% लोग गरीब थे 2013-14 में, और अभी वर्तमान समय में जो 26.59 का ये आपका रिपोर्ट के अनुसार हम लोग को जानकारियां मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, और हम लोग गरीबी रेखा से बहुत आगे निकल रहे हैं ना। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। और बिहार का हो गया, मेघालय में आप सभी देख सकते हो इसका, है ना। तो आप अभी बिहार स्पेशल को देख रहे हैं, तो हम लोग सेपरेट बिहार पे भी ज्यादा फोकस करने वाले हैं, है ना। तो बिहार का कम से कम आप बिहार पीसीएस के एग्जाम दे रहे हो तो बिहार के आंकड़े को ध्यान रखना है आपको। ओके, तो चलिए आगे कहा जाता है इसका निष्कर्ष से क्या निकाला जा सकता है, इसके निष्कर्ष में भी एक नजर डालते हैं। कहा जाता है एक अनुमान के अनुसार विगत 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। क्या कहा जाता है, पूरे भारत में लगभग 9 सालों में जो है ना 24.82 करोड़ लोग जो ना बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है, हालांकि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। उसके बाद कहा जाता है कुल गरीबी जो वर्ष 2013-14 में 29.17% दर्ज की गई थी, और वर्तमान समय में यह घटकर जो 11.28% रह गई है। तो ये भी आंकड़ा आप ध्यान रखेंगे कि पहले जो है इसके पहले 2013-14 में रिपोर्ट आई थी, उस समय जो है ना 29.17% लोग गरीबी रेखा में थे, और अभी वर्तमान समय में जो है ना ये घटकर 11.28% हो चुकी है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके प्रकार कहा जाता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि एमपीआई के सभी 12 संकेतक गरीबी में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाते हैं। ये 12 संकेतक जो अभी हम लोग यहाँ डिस्कस किए थे, आप सभी ये देख सकते हो, है ना। ये सबके संकेतक हैं, है ना। तो ये आपका 12 संकेतक हैं। उसी प्रकार अगला पॉइंट में क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि वर्ष 2013-14 और वर्ष 2022-23 के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी में सर्वाधिक गिरावट आई है। तो आप ये भी राज्यों के बारे में जानेंगे, यूपी, बिहार और एमपी जो है ना ये इसमें काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है ना। उसी प्रकार भारत वर्ष 2030 से काफी पहले एसडीजी मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ना सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 1.2 बहुआयामी गरीबी रेखा को कम करने का, आधा करने का लक्ष्य है, अभी हम लोग देख चुके हैं 2030 तक, है ना। तो ये आप सभी देख सकते हो, ये 2005-6 का रिपोर्ट है जो कि 55.34 था, है ना। तो इस प्रकार ये भी अनुमानित इतना 11.28 है, अनुमानित किया गया है। ओके, उसी प्रकार कहा जाता है गरीबी को कम करने हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए हालिया कदम, यानी भारत सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं जो गरीबी रेखा को समाप्त किया जा सके, इसके बारे में भी एक नजर हम लोग डालते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इसको ध्यान से सुनिए। क्या कहा जाता है, एक नियम बनाया गया था, मतलब पोषण अभियान एवं एनीमिया मुक्त भारत, पोषण अभियान एवं एनीमिया मुक्त भारत के माध्यम से गरीबी रेखा को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने ये हालिया कदम उठाए हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त अनाज वितरण को जारी रखने जैसे निर्णय, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अभी जैसे कि डिजिटलीकरण में काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो इस पे भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये हालिया रिपोर्ट के अनुसार आप मेंस में भी लिख सकते हो और ऐसे में भी ये सब चीजें दर्शा सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट में कहा जाता है अब गरीबी को कम करने के लिए बिहार सरकार ने क्या कदम उठाए थे, इसको भी हम लोग समझते हैं, उसको भी देखते हैं। कहा जाता है जीविका मिशन। जीविका मिशन क्या है, ये एक फलशील कार्यक्रम है जो ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। आप सभी अगर गांव में रहते हैं ना, तो आपके गांव में जो ना
जीविका जीविका दीदी का जो नाम से कुछ ना कुछ चलता होगा, आपको जरूर पता होगा। उसके माध्यम से क्या होगा, ग्रामीण स्तर पे जो भी महिलाएं हैं उसकी गरीबी रेखा सही उतरेगी और उसको रोजगार मिलेगी। इसके माध्यम से ये योजना चलाई गई है, किसके द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। उसी प्रकार नेक्स्ट में है बिहार कौशल विकास मिशन। जिस तरह से प्रधानमंत्री भी निकाला था केंद्र स्तर पर, उसी प्रकार बिहार सरकार ने भी बिहार कौशल विकास के लिए भी मिशन लॉन्च किया था, है ना। ये भी आप ध्यान रखेंगे। कार्यक्रम सूचना प्रौद्योगिकी निर्णय आदित्य आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगार उन्मुख के लिए शिक्षा दी गई थी। उसी प्रकार आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार, ये भी एक योजना तैयार की गई थी बिहार सरकार जी के द्वारा, है ना। तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट में आपका देखिए गरीबी, भारत में गरीबी का आकलन। भारत में गरीबी का आकलन कैसे किया जा सकता है, जैसे देखिए भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है। क्या ध्यान है, इसको ध्यान रखना है। भारत में जो गरीबी का आकलन किया जाता है वो नीति आयोग के द्वारा और उसके बाद प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम के द्वारा इसमें जो है निर्धारित किया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार कहा जाता है भारत में गरीबी रेखा का आकलन उपभोग व्यय पर आधारित है, यानी कि भारत में गरीबी रेखा के जो उपभोग किस तरह से उसका व्यय है, उसका किस तरह से इनकम है, इस तरह से हम लोग पता लगाते हैं। उसी प्रकार गरीबी के आकलन से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां, जैसे कुछ समितियां लॉन्च की गई थी जो वाद हैं, इसके बारे में भी हम लोग एक नजर डालते हैं। अलग समिति, इसको आप ध्यान नहीं भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तेंदुलकर समिति, आप इसको उसी प्रकार नेक्स्ट में आपका रहेगा एक रंगराजन समिति 2012 में जो आया था, इसके बारे में भी आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग गरीबी के बारे में समझ चुके हैं कि किस तरह से बिहार की गरीबी क्या है, बिहार की गरीबी की स्थिति क्या है और भारत की गरीबी की स्थिति क्या है। भारत सरकार ने हालिया में क्या कदम उठाए हैं, बिहार सरकार के द्वारा हालिया में क्या कदम उठाए गए हैं और क्या होता है, किसके द्वारा होता है, कितना आंकड़ा है, क्या लक्ष्य है, इन तमाम बिंदुओं को हम लोग एक एक करके डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। बिहार स्पेशल जो है ना आपका बिहार की में गरीबी की स्थिति के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। और इसी प्रकार ये आर्टिकल्स कंप्लीट हुआ और हम लोग अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। उसका नाम है आपका पटना मेट्रो। पटना मेट्रो के बारे में हम लोग समझते हैं, जो काफी ज्यादा चर्चा में है और काफी ज्यादा प्रोग्रेस में है और काफी ज्यादा स्पीड में ये काम चल रही है। जो पटना में है उस देखते ही होंगे, है ना, काफी स्पीड में काम चल रही है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या है पटना मेट्रो में क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या इसमें चेंजेस मिलेगा, कहां से कहां तक पटना मेट्रो चलेगी और इसका कितना रकम रहेगा, है ना, लागत रहेगा। उसी प्रकार इस लागत में कहां से रुपया आने वाली है, इन तमाम बिंदुओं को आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पटना मेट्रो के बारे में। पटना मेट्रो कहा जाता है राज्य कैबिनेट ने भूमिगत मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को 0.498 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है, यानी कि आधा एकड़ से भी कम इसके लिए जगह दी गई है, जो कि इसमें मंजूरी दे दी गई है ना। इसके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे, इसके बारे में समझेंगे। 0.498 ओके। परियोजना संबंधी विवरण, इसके बारे में हम लोग विवरण देते हैं, समझते हैं डिटेल से। कहा जाता है पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि PMRCL बिहार की राजधानी और राज्य के सबसे बड़े शहर पटना में दो लाइनों और 24 स्टेशनों के साथ शहरी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। अभी जो पटना रेलवे लाइन का जो है ना अभी निर्माण किया जा रहा है 2 लाइन का, है ना, तो उसके बारे में कहा गया है। उसके बाद इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग समझते हैं। कहा जाता है फरवरी 2019 में स्थापित एक सार्वजनिक कंपनी पटना मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन PMRC इस परियोजना पर कार्य कर रही है ना। PMRC कार्य करी। अब देखोगे पटना में अगर कहीं हो तो उसमें आप देखोगे आप काम जो चल रही है ना उसमें आपका हर चीज में लोगो यही होगा PMRC, है ना। तो ये पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इसका कार्य है, ये वही इसके माध्यम से इसका कार्य चल रही है ना। पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के लिए अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR और PMRC और रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स सर्विस द्वारा तैयार की गई थी। ओके, उसी प्रकार कहा जाता है इस परियोजना को फरवरी 2016 में राज्य सरकार द्वारा और फरवरी 2019 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पटना में जो मेट्रो बन रही है इसके लिए बिहार सरकार ने कब इसका सहमति दे दी थी, बिहार सरकार द्वारा कब इसमें अनुमोदित कर दिया गया था। ये फरवरी 2016 में ही किया गया था और केंद्र सरकार के द्वारा ये फरवरी 2019 में पटना के लिए ये मंजूरी दे दी गई थी। ओके, उसी प्रकार कहा जाता है पटना मेट्रो रेल परियोजना का सम्मानीय सलाहकार दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है। ये आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में पूछे जाएंगे कि पटना मेट्रो रेलवे परियोजना का सामान्य सलाहकार कौन है, तो आपका दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के माध्यम कॉर्पोरेशन के ये आपका है। उसी प्रकार यूरोपीय संघ UN, ठीक है, और एशियाई विकास बैंक और जापानी सरकारी एजेंसी JICA
ने 2021 में पटना मेट्रो के निर्माण के लिए 8,000 करोड़ रुपए तक का ऋण देने का निर्णय लिया है। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन पटना मेट्रो के लिए ये पैसा अपना लागत लगाए हैं, है ना, ऋण देने का निर्णय लिए थे। यूरोपीय संघ ने लिया था और एशियाई विकास बैंक ने लिया था और जापानी सरकारी एजेंसी कंपनियां जो JICA लिया था। ठीक है, इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए देने का लक्ष्य रखा, मतलब ऋण देने का निर्णय किया था। ये भी हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार का पहला यू गर्डर प्रस्तावित भूतनाथ स्टेशन के पास लगाया गया। ये यू गर्डर क्या है आगे हम लोग समझेंगे, है ना। तो उसके बाद पटना रेलवे मेट्रो के गलियारे, देखिए आप सभी, एक कार्य चल रही है ना। तो इसका 2 गलियारे होंगे, इसका आगे गलियारे के बारे में हम लोग समझेंगे कहां कहां से होने वाली है। इसके तक लक्ष्य को समझते हैं। गलियारे फर्स्ट में जो है ना, ये रिसेंटली आपका चालू हो जाएगी, जो सितंबर 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है, जो दानापुर से खेमनी चौक जो है इसका चलने वाली है गलियारा फर्स्ट में। उसके बाद गलियारा 2 में का, गलियारा मतलब होता क्या है, जैसे कि इसका चरण है ना, फर्स्ट चरण में जो है दानापुर से खेमनी चौक तक चलेगी, जिसका लक्ष्य रखा गया 2025 के सितंबर तक में वहां चालू हो जाएगा। उसके बाद गलियारा 2 यानी कि चरण 2 में जो है ना, पटना जंक्शन से पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल जो है ये 2026 तक का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब है कि 2026 तक में जो है पटना में मेट्रो पूरी तरह से दौड़ने लगेगी, है ना। आप सभी देख सकते हो पटना मेट्रो, है ना, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग आगे पॉइंट में देखते हैं। देखिए ये गलियारा फर्स्ट में जो है चरण 1 के बारे में डिटेल से दिया गया है। बेली रोड, है ना, बेली रोड जो है ना, उसके पश्चिम में दानापुर से पूर्व में खेमनी चौक तक पूर्व पश्चिम कॉरिडोर 1 के रूप में विकसित किया जा रहा है। दानापुर और खेमनी चौक के बीच 17.78 किलोमीटर के कॉरिडोर 1 में 7 किलोमीटर से अधिक एलिवेटेड खंड और 10.17 किलोमीटर भूमिगत खंड की योजना बनाई गई है। आप इसका आंकड़ा ध्यान रखोगे, है ना। तो उसके बाद गलियारा 2 में भी उत्तर दक्षिण गलियारा 2 पटना जंक्शन को राजेंद्र नगर टर्मिनल, अशोक राजपथ, गांधी मैदान और दक्षिण पूर्व पटना में करमाली चौक से जोड़ता है, और जहां नया अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल बनाया जाएगा। और कॉरिडोर सेकेंड में जो 14.5 किलोमीटर लंबा खंड है, जिसमें 6.6 किलोमीटर एलिवेटेड खंड और 7.9 किलोमीटर प्रति घंटा भूमिगत खंड शामिल है। आप उसको ध्यान नहीं रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें, है ना। उसके बाद हम सिर्फ वही लक्ष्य के बारे में ध्यान रखेंगे कब कब होने वाली है। उसके बाद ये देखिए यू गार्डर के बारे में मैंने बताया था, ये पूर्व निर्मित एक संरचना जिस पर समय रेखा के अनुसार रेल पटरियां बिछाई जा सकती है, यही है होता है यू गार्डर। तो इस प्रकार हम लोग पटना मेट्रो के बारे में समझ चुके हैं, कहां से ऋण आने वाली है और किस तरह से होने वाली है, क्या क्या होने वाली है, कब इसका बारे में अनुमोदित किया गया था, किसके द्वारा, है ना। इन तमाम चीजों को हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके थे। और नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा आपका बिहार स्टार्टअप नीति, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं, है ना। आज के सेशन में बस ये दोनों आर्टिकल्स को रहने देंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट था और इससे क्वेश्चंस बनाए जाने की संभावनाएं काफी हद तक है। तो इसको आप चाहोगे तो दोबारा रिपीट कर लेंगे, है ना। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का जरूर हिट करें और क्लास का रिव्यू जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।